नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आराधना डिग्री कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बीए सेकंड सेमेस्टर के परीक्षा से संबंधित जो बाकी इससे आगे वाली जो क्लास थी उसमें बचे हुए जो सवाल थे उनको पढ़ने का आज यहाँ पे हम कोशिश करेंगे। हमने पढ़ा था गणानंद की प्रेमिका का नाम जो सुजान था। उसके बाद वाला एक सवाल है, प्रेम का पीर कवि किसे कहा जाता है? प्रेम का पीर कवि, इसका आंसर होगा घनानंद। घनानंद को प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके आगामी जो परीक्षा आने वाली है उससे रिलेटिव ये सवाल बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है। इसके नेक्स्ट सवाल है, रीति मुक्त स्वच्छंद धारा के कवि कौन है? रीति मुक्त स्वच्छंद धारा के कवि या स्वच्छंदतावाद भी कहते हैं, इससे रिलेटिव कवि कौन है? तो इसका भी आंसर होगा वो घनानंद ही होगा। फिर नेक्स्ट सवाल है, दोहा और सोरठा के मध्य अंतर बताइए। दोहा एवं सोरठा के मध्य अंतर। पहले हम दोहा और सोरठा को समझेंगे कि दोहा और सोरठा छंद है और ये कौन सा छंद है? मात्रिक छंद है। दोहे और सोरठे में मात्राएं गिनी जाती है और ये एक मात्रिक छंद है जिसमें दोहा है वह अर्ध सम मात्रिक है। इसी तरह से सोरठा भी है, वह है अर्ध सम मात्रिक छंद, अर्थात दोनों जो छंद है वह अर्ध सम मात्रिक छंद है। अब इनके मध्य जो मेजर अंतर है, जो मुख्य अंतर है वो कुछ इस प्रकार है। दोहे में जो विषम चरण होते हैं, विषम चरण का मतलब 1 और 3 और सम चरण का मतलब होता है 2 और 6। तो दोहे में जो विषम चरण होते हैं उसमें क्रमशः जो मात्राएं होती है वो मात्राएं होती है 13 या 13 मात्राएं होती है और सम चरण में जो मात्राएं होती है वो होती है 11। कैसे? जैसे मान लो ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण, ये चौथा चरण। अब जो पहले चरण में और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होगी? पहले और तीसरे में 13 मात्राएं होगी। तो यहाँ पे भी 13 और ये 13 और दूसरे और चौथे में इसमें 11 मात्राएं होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि 13 ये होता है दोहे वाले में। इसी तरह से सोरठे में इसका उल्टा हो जाएगा। कैसे? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहाँ पे पहले चरण में कितनी मात्रा है? 13, तो यहाँ पे हो जाएगी 11, यानी इसको यहाँ पे लाना है। 11, 13। इसका उल्टा हो गया, अर्थात कह सकते हैं हम कि 11 13। तो ये हो गया सोरठे का। अर्थात हम मेजर अंतर ये है कि दोहे का उल्टा होता है वो सोरठा होता है या सोरठे का उल्टा दोहा हो जाता है। तो ये कुछ मुख्य अंतर था इस दोनों के बीच में। इसके बाद में जो नेक्स्ट सवाल है वो सवाल है, एक आपने दोहा पढ़ा होगा, कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, 100 खाए बोराए, 100 पाए मोराए। अर्थात एक सोने का मतलब होता है धतूरा और इस सोने का मतलब होता है कनक का मतलब होता है सोना। अर्थात इस कनक का मतलब हो गया धतूरा और इसका मतलब हो गया सोना। तो कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय,
सो खाए बोराए, यानी कि इस दतूरे को खाकर, इस कनक को खाकर, इस दतूरे को खाकर व्यक्ति बोरा जाता है। और कनक, इसका मतलब होता है सो पाए मोराए, यानी कि इसको पाने के बाद में व्यक्ति मुस्कुराता है, ठीक है, यानी पागल हो जाता है। लेकिन उसकी, अब दोनों शब्दार्थ एक जैसे, लेकिन इन दोनों का अर्थ है वो अलग अलग निकल रहा है। तो इसकी परिभाषा होगी, ये जो इसमें अलंकार है वो यमक अलंकार है। और यमक अलंकार की, यमक में भी ये कौन सा अलंकार है? अभंग यमक है। यमक अलंकार दो तरह के होते हैं, सभंग और अभंग। इसमें ये अभंग अलंकार है, यमक का अभंग अलंकार है। देखो, यमक अलंकार की परिभाषा होती है कि दो शब्द एक जैसे होते हैं और दोनों का अर्थ होता है वो अलग अलग निकलता है, वहां पे होता है यमक अलंकार। और ये इंपॉर्टेंट उदाहरण है, कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, सौ खाए बोराए, सौ पाए मोराए, ठीक है। इसके बाद में जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, वो प्रश्न है, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष सुन, मोती मानुष सुन। अब यहाँ पे जो अर्थ है, इसमें अलंकार पहले आपको बता देता हूं, इसमें श्लेष अलंकार है और इसमें अर्थ है जो पानी के अंदर चिपका हुआ। श्लेष का मतलब होता है चिपकना। इसमें जो अलंकार है वो श्लेष है और श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। और पानी के अंदर तीन अर्थ चिपके हुए, एक तो मोती के लिए, एक मनुष्य के लिए और एक है छूने के लिए। अब ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे जो आपके आगामी जो परीक्षा आने वाली हिंदी साहित्य सेकंड सेमेस्टर वाली, उसमें महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आज हम इनके अलावा और भी जो महत्वपूर्ण सवाल है रचनाओं से संबंधित, 90% पूछा जा सकता है प्रश्न कि आपके जो सिलेबस में सूरदास, कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, घनानंद बिहारी, तुलसीदास, इनसे रिलेटिव, उनकी रचनाओं से रिलेटिव प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आज हम उन प्रश्नों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आपके जो सिलेबस के अंदर जो कवि दिया हुआ है, उसको पढ़ते हैं, उनसे रिलेटिव पढ़ते हैं। कवि एवं रचनाएं बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से आपके लगभग 90% तक तो प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। एक आधा या दो सवाल पूछे जा सकते हैं यहां से, और आपके बहुत ही ज्यादा काम आएगी ये जो क्लास है। पहला जो आपके प्रश्न पूछा जा सकता है वो कबीरदास की रचनाओं से संबंधित तो पूछा जा सकता है, यानी कबीरदास ने क्या लिखा था। हालांकि इनके बारे में हमने अध्ययन कर रखा है, आज वापस थोड़ा एक सिलेबस के हिसाब से थोड़ा अध्ययन करते हैं। फिर दूसरा अगर सवाल पूछा जाए तो सूरदास की रचना से संबंधित पूछा जा सकता है। तीसरा तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी, बिहारी, घनानंद, इनसे, इनके प्रश्न से, इनके रिलेटिव आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये तो है कवि और इनकी रचनाएं यहाँ पे लिखता हूं मैं। तो कबीरदास की जो रचना है वो बहुत ही ज्यादा फेमस रचना है, आपको पता ही है। उनका संकलन था वो धर्मदास ने किया था, हमने ये अध्ययन किया था एक, जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तब। तो कबीर की रचना का नाम है, क्या नाम है? बीजक।
और अगर सवाल ये भी आ सकता है कि बीजक के संकलनकर्ता कौन है, तो मैंने आपको बता ही दिया था, संकलनकर्ता हैं वो थे धर्मदास। सवाल ये भी पूछा जा सकता है। परीक्षणकर्ता कहे या किसकी रचना है, एक ही बात है। परीक्षणकर्ता वो है संकलनकर्ता धर्मदास, तो परीक्षणकर्ता है कबीरदास। ठीक है। और मैंने इससे रिलेटिव बीजक से रिलेटिव आपके जो मैंने प्रश्न जब मैं सॉल्व करवा रहा था उसमें आपको मैंने बता दिया था कि बीजक से रिलेटिव कितने सारे प्रश्न बन सकते हैं। सूरदास की रचना, सूरदास की जो रचना है मुख्यतः या तो 2 रचनाएं पूछ सकते हैं या 3 रचनाएं पूछ सकते हैं। तो हम 3 रचना लिखने की कोशिश करें, जिनकी एक है या फिर 2 लिखने की कोशिश करते हैं। हम 2 ही पूछेंगे। पहला है साहित्य लहरी सूर सारावली सूर सागर, और आप लिख सकते हो भ्रमर गीत, भ्रमर गीत। तो ये मुख्यतः ये 3 रचनाएं, इसको मत लिखो, ये 3 रचनाएं आपके पूछ सकते हो, तो ये लिख के आना, साहित्य लहरी, सूर सारावली, सूर सागर। ठीक है। फिर तुलसी से रिलेटिव मैंने आपको बता ही दिया था, मंगल मंगल नाचे बद्री मनक, जो एक ट्रिक है जो अवधि की जो आपकी भाषा है उससे रिलेटेड थी, तो भी मैं बता देता हूँ अलग से। जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये मंगल मंगल नाचे, राम लल्ला नहचू नाचे, नहचू बद्री तो बरवे, रामायण, और रामचरितमानस सबको पता है, रामचरितमानस। और इसके अलावा कवितावली, ये तो आपके वही अवधि भाषा में। इसके अलावा जितने भी जिसके पीछे वली लगता है वो है आपके ब्रज भाषा में। और अलग से अलग भाषा वाला, अवधि भाषा वाला पूछे तो ये लिख देना, ब्रज वाला लिख के पूछे तो कवितावली, दोहावली, गीतावली, ये जो ब्रज भाषा की है कविता उनका नाम लिख सकते हो आप। इसी तरह से जायसी की 3 रचनाएं, सबसे पहले आप लिखो जायसी का आखिरी कलाम, फिर पद्मावत, फिर आप लिखो अखरावट, मसलनामा, कहानावत। इस तरह से इसमें से 3 आप लिख सकते हो। फिर है आपके बिहारी, बिहारी ने कबीर के जैसे एक ही रचना लिखी है जिसका नाम है बिहारी सतसई, सतसई। और आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था 713 दो है इसमें प्रमाणित, 713, कोई कोई 729 भी मानता है। फिर आपके घनानंद, घनानंद की 3 रचनाएं, सुजान से प्रेम करते थे, सुजान इनकी प्रेमिका थी, तो इससे रिलेटिव सुजान सागर लिखते हो, सुजान सागर। फिर लिखते हैं वो इश्क लता विरह लीला। इस तरह ये इनकी 3 रचनाएं हैं। तो हमने आज इस क्लास में जो अध्ययन किया है रचनाओं से संबंधित या फिर महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित, या आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है या फिर रचना है, आपके आगामी एग्जाम में इनसे रिलेटिव आपके प्रश्न देखे जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।